नमस्कार, जोहार। मैं उमेश कुमार झा और आप देख रहे हैं झारखंड लाइव। और मैं आपके लिए फिर झारखंड की कुछ नई खबरों को लेकर आया हूं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी रिपोर्ट। पहली खबर झारखंड में वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ को लेकर है। जी हाँ, वंदे भारत ट्रेन का बड़ा तोहफा झारखंड को मिलने जा रहा है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि ट्रेन का परिचालन कब शुरू होगा। इसे लेकर अब तक रेलवे की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है, पर काम जारी है और जल्द ही रेलवे तारीख का ऐलान भी करेगी। सांसद संजय ने नई दिल्ली में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात के बाद बताया कि 1 महीने के अंदर हटिया से पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन आरंभ हो जाएगा। वहीं रांची से कलकत्ता वंदे भारत एक्सप्रेस 3 से 4 महीने के अंदर आरंभ होगा। साथ ही कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा होगा और प्रधानमंत्री का झारखंड आगमन हम सबके लिए गौरव की बात है। रेलवे अधिकारियों से मुलाकात के दौरान सांसद ने प्रस्ताव दिया कि ट्रेन का परिचालन हटिया के लिए यानी कि पटना से हटिया प्रस्थान का समय सुबह 6:55 पर हो और हटिया से हजारीबाग कोडरमा होते हुए पटना के प्रस्थान का समय शाम के 5 बजे निर्धारित किया जाए। आपको बता दूं, वंदे भारत तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। यह ट्रेन महज 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। यह ट्रेन पूरी तरह से एसी है और ट्रेन में स्वचालित दरवाजे हैं यानी कि ऑटोमेटिक गेट, जो इसे हाईटेक बनाते हैं। ट्रेन में बैठने के लिए आरामदायक कुर्सी लगी है जो घूम सकती है। वंदे भारत ट्रेन में जीपीएस आधारित इंफॉर्मेशन सिस्टम, सीसीटीवी और वैक्यूम टॉयलेट है जो इससे दूसरी ट्रेन से अलग करता है। अगली खबर रांची के नए सदर अस्पताल भवन को लेकर है। 14 साल के वनवास के बाद सदर अस्पताल का नया भवन शुरू हुआ है और पुराने भवन में एक भी ऑपरेशन थिएटर नहीं था, पर नए भवन के उद्घाटन की महज 2 माह के बाद ही 7 में से 2 ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत गुरुवार से की गई है। पहले दिन सर्जन डॉक्टर अजीत कुमार द्वारा लेप्रोस्कोपिक विधि से एक महिला की पित्त की थैली के पत्थर का सफल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर अजीत ने बताया कि महिला धुरवा की रहने वाली है। दूरबीन विधि से शरीर में बगैर चीर लगाए गोल ब्लैडर में छोटे छोटे छेद कर पत्थर निकाले गए। थैली में 3 पत्थर थे, 2 का आकार 1.5 सेंटीमीटर और 1 का आकार 2.5 सेंटीमीटर था। डॉक्टर अजीत ने कहा कि सदर अस्पताल में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर के चालू होने से मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। आपको बता दो, दोनों ऑपरेशन थिएटर को जनरल सर्जरी और ऑर्थो सर्जरी के लिए शुरू किया गया है। गुरुवार को धुरवा की मरीज के अलावा भी 2 सर्जरी की गई। चिकित्सकों ने बताया कि एक ही ऑपरेशन थिएटर के भरोसे सर्जरी करना मुश्किल होता था। सर्जरी योग्य रोगी को भी मजबूरन हफ्ते भर बाद का समय देने की नौबत आ जाती थी। इसी इंतजार के चक्कर में लेजर व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए 20 से ज्यादा रोगी वेटिंग में हैं, जबकि ऑर्थो व आई के लिए 2 दर्जन से अधिक रोगी इंतजार में हैं। शुक्रवार को सर्जरी विभाग द्वारा नए ऑपरेशन थिएटर में 3 से 4 सर्जरी की जाएगी। अगला खबर उग्रवादी हिंसा के शिकार लोगों के आश्रितों को लेकर है। नक्सली और उग्रवादी हिंसा में मारे गए राज्य के आम लोगों के आश्रितों को अब सरकारी नौकरी के लिए तय समय सीमा के भीतर ही आवेदन देना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर 3 साल के भीतर आवेदन न देने पर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलने में देरी को देखते हुए गृह विभाग ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। अब इसे कैबिनेट में भी भेजा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नई व्यवस्था लागू की जाएगी। दरअसल अभी तक इसके लिए कोई समय सीमा नहीं निर्धारित थी। ऐसे में मृतक के आश्रित 8-10 साल बाद भी आवेदन देते हैं। चूंकि नौकरी इस शर्त पर दी जाती है कि आश्रित परिवार का भरण पोषण करेगा कौन, क्योंकि उस समय परिवार को आर्थिक सहयोग की सख्त जरूरत होती है। लंबे समय बाद नौकरी मिलने से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, इसलिए विभाग ने शर्तों में बदलाव का फैसला लिया है ताकि पीड़ित परिवार को आर्थिक बदहाली से बचाया जा सके। पीड़ित परिवार के आश्रित को समय पर नौकरी मिले, इसके लिए संबंधित थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव है। इन्हें पीड़ित परिवार से तय समय सीमा के भीतर नौकरी के लिए आवेदन लेना होगा और नौकरी के इच्छुक न रहने पर अनिच्छा संबंधी आवेदन भी लेना होगा। फिर ये एफआईआर पुलिस की जांच रिपोर्ट और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ अपनी अनुशंसा पर एसपी के माध्यम से संबंधित डीसी को देंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आवेदन देने में पीड़ितों परिवार को क्यों देर करते हैं, ऐसा क्या रीजन होता है। पहला यह कि घटना के समय अगर मृतक के बच्चे नाबालिग हैं तो पीड़ित परिवार उसके बालिग होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने बच्चों को ही नौकरी देना चाहते हैं। इससे वे आवेदन देने में देरी करते हैं। हालांकि नियम के मुताबिक आश्रित की श्रेणी में बच्चों के अलावा पत्नी, भाई आदि लोग भी आते हैं। दूसरा, राज्य में 24 ऐसे आश्रितों ने नौकरी के लिए आवेदन दे रखा है जो घटना के समय नाबालिग थे। पीड़ित परिवार ने उनके बालिग होने के लिए 8 से 10 साल तक इंतजार किया। बालिग होने के बाद उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन दिया है, जबकि परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब दुर्घटना या घटना हुई होती है।
इस मामले में गृह विभाग के प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि उग्रवादी हिंसा में मारे गए लोगों के आश्रितों को नौकरी मिलने में हो रही देरी को देखते हुए इसकी समीक्षा की जा रही है। विभाग का प्रयास है कि इसमें विलंब न हो, इसलिए समीक्षा कर इसका समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अगली खबर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 998 सीटों के लिए एडमिशन को लेकर है। रांची जिले के 5 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डीएसई कार्यालय ने आवेदन का फॉर्म जारी कर दिया है। जिन 5 स्कूलों में एडमिशन लिया जाएगा वहां कुल 998 सीटें हैं। यह सीटें क्लास 6 से 11वीं तक के हैं। इन स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाएगी। यह पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होगी। डीएसई ऑफिस की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार स्टूडेंट्स को जिस स्कूल में एडमिशन लेना है वहीं जाकर आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई है। इस तारीख के बाद दिए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बच्चों को एडमिशन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। वहीं परीक्षा विद्यालय स्तर पर होगी और जिसके रिजल्ट के आधार पर स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा। नामांकन से संबंधित प्रक्रिया में किसी भी तरह का संशोधन का अधिकार जिला चयन समिति के पास सुरक्षित होगा। वहीं एडमिशन में जिला चयन समिति का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। आपको बता दो, टीवीएस उच्च विद्यालय जगन्नाथपुर, अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जिला स्कूल, राजकीय बालिका उच्च विद्यालय बरियातू, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नामकुम और मॉडल स्कूल कांके, इन 5 स्कूलों में एडमिशन होगा। नोटिफिकेशन के अनुसार टीवीएस उच्च विद्यालय जगन्नाथपुर में क्लास 6 से 11वीं तक की पढ़ाई होती है। यहाँ आर्ट्स की पढ़ाई होती है। इस स्कूल में गर्ल्स और बॉयज दोनों नामांकन लिया जाएगा। वहीं जिला स्कूल रांची में केवल बॉयज का एडमिशन होगा। ये जहां इंटर स्तर पर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों विषयों की पढ़ाई होती है। और राजकीय बालिका उच्च विद्यालय बरियातू में केवल गर्ल्स का यानी कि सिर्फ लड़कियों का एडमिशन होगा। यहाँ भी इंटर स्तर पर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई होती है। वहीं मॉडल स्कूल कांके में गर्ल्स और बॉयज दोनों का एडमिशन होगा, जहाँ केवल इंटर स्तर पर एडमिशन होगा। यहाँ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की तीनों की पढ़ाई होती है। अगली खबर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई का शानदार शतक को लेकर है। जी हां, झारखंड में सुर्खियों में चल रहे घपले और घोटाले और भ्रष्टाचार की बरसी पूरी हो चुकी है। मनरेगा घोटाला हो या अवैध खनन या फिर जमीन घोटालों की लंबी फहरिस्त, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 1 साल के दौरान सबकी गांठें खोली है। इसकी जद में आईएएस अधिकारियों से लेकर इंजीनियर, व्यवसायी, बड़े राजनेता, नेता और जमीन दलाल आए हैं। ईडी ने 101 ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई का पूरा शतक बना लिया है। 1 साल के दौरान केस समेत 157 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है और सीएम समेत करीब 36 प्रभावशालियों से पूछताछ की है। 15 से अधिक आरोपी अब तक सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। ईडी की कार्रवाई का सकारात्मक असर यह रहा है कि न्याय के लिए 100 से अधिक लोग ईडी के पास पहुंचे। वहीं ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों और कर्मियों की नींद हराम है। सार्वजनिक जिंदगी से खुद को अलग थलग कर किया जा रहा है। जैसे तैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। कार्रवाई की शुरुआत खूंटी में हुए मनरेगा घोटाले से हुई थी। ईडी ने पहली बार 6 मई 2022 को सबसे ताकतवर आईएएस अधिकारी व तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल और उनके करीबी के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को गिरफ्त में लिया। उसके बाद अवैध खनन मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया। फिर वहीं जमीन घोटाले में बड़गाई अंचल के राजस्व उपनिरीक्षक समेत 7 जमीन दलालों व रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को जेल भेजा। ये घोटालों के तार बड़े राजनेता ब्यूरोक्रेट्स से जुड़ते जा रहे हैं। अवैध खनन की जांच की आंच बड़े राजनेता और आला अधिकारियों तक पहुंच गई है। वहीं जमीन घोटाले में हाथ डालते ही सीओ, सीआई कर्मचारी, कुछ बड़े व्यवसायी व जमीन दलालों में हड़कंप है। 1000 एकड़ से अधिक जमीन की खरीद बिक्री फर्जी कागज या कागज में छेड़छाड़ कर दी गई है और सैकड़ों एकड़ जमीन की जमाबंदी कायम कर दी गई है। यह खेल राज्य गठन के बाद से ही चल रहा है। इसमें कुछ नेता, आईएएस, आईपीएस, सीओ, सीआई, जमीन दलालों का सिंडिकेट वर्षों से काम करके करोड़ों का मालिक बन गया है। ईडी की जांच शुरू होने से अफसरों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वे फोन पर किसी से बात करने से बच रहे हैं। अंचल कार्यालयों में लोगों का काम नहीं हो रहा है और अफसर कर्मचारी भी नहीं मिल रहे हैं। अगली खबर सर्कुलर रोड का चौड़ीकरण में बाधा को लेकर है। जी हां, सर्कुलर रोड से गुजरने वालों को अभी जाम झेलना ही होगा क्योंकि विभाग इस समस्या के समाधान के लिए तत्पर नहीं है। नगर विकास विभाग और बिजली विभाग में तालमेल नहीं होने के कारण सड़क चौड़ीकरण रुका हुआ है। बिजली विभाग द्वारा खर्च को एस्टिमेट नहीं देने से नगर विकास विभाग की एजेंसी झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी यानी जुडको 100 बिजली पोल 30 ट्रांसफर की शिफ्टिंग नहीं कर पा रही है। वहीं 440 वोल्ट और 220 वोल्ट लाइन के तार भूमिगत करने में असमर्थ है। यानी रोड चौड़ीकरण में बिजली विभाग सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है।
दरअसल कचहरी चौक से कांटा टोली चौक तक सर्कुलर रोड का चौड़ीकरण किया जाना है। इसके लिए 2022 में ही 51 करोड़ रुपए की निविदा निकाली गई थी, लेकिन ठेकेदार को भी आवंटित कर दिया गया था। लेकिन सड़क से बिजली पोल ट्रांसफर अब तक नहीं हटाए जा सके हैं, जिसके कारण से यह कार्य अभी तक रुका हुआ है और अभी इसमें विलंब होगा। कचहरी चौक से कांटा टोली चौक तक करीब 2.77 किलोमीटर लंबी सड़क की चौड़ाई 15 से 17 मीटर की जाएगी और फिलहाल सड़क की चौड़ाई जो 9 से 10 मीटर है। रोडों के दोनों ओर यूटिलिटी डक्ट बनेंगे। यूटिलिटी डक्ट से खुदाई कर लॉकिंग टाइल्स लग सकेगी। इसी के अंदर बिजली केबल सहित मोबाइल कंपनियों के केबल रहेगा। डक्ट के ऊपर फुटपाथ बनेगा। इसके बाद ड्रेनेज और पार्किंग जोन बनाया जाएगा। जगह जगह पर बस स्टॉपेज, टॉयलेट, एटीएम, मिल्क बूथ, वेडिंग जोन सहित अन्य संरचनाएं भी विकसित की जाएंगी। अगली खबर झारखंड के मौसम का। पिछले कुछ दिनों से मिल रही गर्मी से राहत और मौसम में ठंडक में धीरे धीरे खत्म होगी और मौसम में बदलाव होगा। रांची, जमशेदपुर सहित कई शहरों में तापमान फिर बढ़ेगा। रांची के आसपास का तापमान आज 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। 6 मई का यह तापमान और बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में लगभग 2 डिग्री की बढ़त हो सकती है, यानी अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक पहुंच सकता है और धीरे धीरे तापमान में बढ़त दर्ज की जा सकती है। इसी तरह 10 मई तक पूरे झारखंड में आसमान साफ रहने की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। 5 से 6 मई को आसमान साफ रहेगा। अधिकतम 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम 21 से 22 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं 7 से 8 मई आसमान साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहने से गर्मी व उमस परेशान कर सकता है। पिछले कई दिनों में मौसम में नमी थी। राज्य के कई शहरों में बारिश का मौसम था, लेकिन धीरे धीरे तापमान में वृद्धि हो रही है। मौसम एक बार फिर गर्मी से उमस भरा हुआ हो रहा है। मौसम विभाग ने 5 अप्रैल को चंद्र ग्रहण के संबंध में भी जानकारी दी है, जिसमें बताया गया कि चंद्र ग्रहण रात 8:42 से लेकर 6 मई को सुबह यानी कि रात के 1:03 तक देखा जा सकेगा। लगभग 4.5 घंटे की अवधि वाला यह चंद्र ग्रहण इस साल का पहला चंद्र ग्रहण है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और यूं ही झारखंड की हर खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए झारखंड लाइव।